देखता हूँ हम लोग के साथ लक्ष्मण सिंह साहब जुड़ गए हैं। आप जो है पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, पूर्व सांसद, और आप ठीक से परिचित होंगे दिग्विजय सर के। आप भाई हैं, आप उनसे भी खूब ठीक से, और जाहिर सी बात है कि दर्शक भी हमारे देख करके ही सबको याद हो गया होगा कि आप कौन हैं। बहरहाल एक कार्यक्रम में थे और उस कार्यक्रम से हम लोगों ने वहां से इनको खोज करके किसी तरह से आज पकड़ा है। तो और बात भी एक ऐसे मुद्दे, बहुत स्वागत है सर आपका, पहली बार आप हमारे चैनल पे आ रहे हैं। हालांकि दिग्विजय सर से हम लोग संवाद करते रहते हैं। तो खैर आज हमारी जो वार्ता थी सर, एक ऐसे मुद्दे पर हम बात कर रहे थे जो ट्रंप के मामले को लेकर के, राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर जो हमला हुआ उस मामले को लेकर के अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर निशाना साधा है कि वो ऐसे भाषण देते हैं जो प्रधानमंत्री के प्रति हिंसा भड़काए। राहुल गांधी आज जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, जिन सवालों को पूछ रहे हैं, हम आज इस पर ही चर्चा कर रहे हैं कि आखिर वो सवाल हिंसा भड़काने वाले किस तरीके से हैं। भाजपा को आखिर इस तरीके के नैरेटिव फैलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या राहुल गांधी को एक बार फिर से घेरने के लिए ये पूरी जमीन तैयार की जा रही है? घेरने के लिए इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। अगर मैं आपको एक चीज याद दिला के फिर आपके पास आता हूं, जो संसद के अंदर खुद प्रधानमंत्री ने उनके वक्तव्य के बाद ये बात कही थी स्पीकर से कि उनका भाषण ऐसे ही नहीं देखा जा सकता और उनको ऐसे ही नहीं जाने दिया जा सकता है। तो पहले प्रधानमंत्री जी और अब उनके जो सिपे सालार है, प्रचार का जिम्मा संभाले हुए अमित मालवीय, वो एक तरीके से उनको वार्निंग दे रहे हैं। तो इसको कैसे देखा जाए? आखिर क्यों आवश्यकता पड़ रही है भाजपा को इस तरीके के काम करने की? अनम्यूट करें सर, अनम्यूट कर लें, आप म्यूट हैं, अनम्यूट करें प्लीज। हाँ जी जी, राहुल गांधी हिंसा फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसने अपनी दादी को, जिसने अपने पिता को एक हिंसा के कारण खोया है, वो क्यों हिंसा फैलाना चाहेगा? कांग्रेस पार्टी अहिंसा में विश्वास रखती है और हिंसा फैलाने की तो बात ही नहीं है। हम लोग हिंसा की बात भी नहीं करते हैं, तो मैं तो सहमत इस बात से नहीं। ये म्यूट हो गया। दर्शकों को भी समझ में आने लगा है, आम जनमानस जो है वो समझता है कि राहुल गांधी आज हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बार बार इस तरीके का दुष्प्रचार करना भारतीय जनता पार्टी के लिए, देखें सियासी लिहाज से हम देखें तो ये किस तरीके की चीजें हैं, ये भ्रम फैलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मुद्दों पर बात क्यों नहीं हो पा रही है? मैं सहमत हूं आपसे कि मुद्दों पर बात होना चाहिए। भ्रमित राजनीति देश के लिए अच्छी है ना, जनता के लिए अच्छी है, और ना किसी दल के लिए अच्छी है। हमें एक स्वच्छ राजनीति करना चाहिए। मैं तो, मेरा सौभाग्य रहा जब मैंने अटल जी को देखा है संसद में बोलते हुए, उनके साथ मैं संसद में रहा हूं। और अटल जी एक ऐसे नेता थे, उनसे ही सीखें। अटल जी ऐसे नेता थे जो बहुत सकारात्मक राजनीति करते थे, और कांग्रेस पार्टी ने अगर कोई अच्छा काम किया था तो उसकी वो तारीफ करते थे, और अटल जी से सीखना चाहिए। तो ये संसद में हो, विधानसभा में हो, हम जितने जनप्रतिनिधि हैं, हमारी सामूहिक जवाबदारी होती है कि हम देश को प्रगति के पथ पर ले जाएं, देश को सुरक्षित रखें, और ये एक सामूहिक जवाबदारी है, इसमें तेरा मेरा नहीं है। तो इस भावना से हम काम करें कि हम सब एक हैं। चुनाव भले ही हम लड़ें और सकारात्मक आलोचना करें तो बहुत अच्छे नतीजे आएंगे और एक अच्छा वातावरण बनेगा राजनीति में भी, जिसकी बहुत आवश्यकता है। सर क्या आज आज भाजपा का जो नेतृत्व है उससे आप इस तरीके के सदाचार की उम्मीद रखते हैं? क्या अभी जो 10 सालों में जो प्रदर्शन रहा है, जिस तरीके की स्थिति दिख रही है, क्या वो इस पैटर्न पर सियासत करेंगे? और जो पवन खेड़ा ने बात कही है कि भाई देश के नेताओं के सुरक्षा का, जब सुरक्षा की बात होती है तो वहां पर सस्ती राजनीति नहीं करनी चाहिए, वहां पर घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये तो खुद प्रधानमंत्री जी पंजाब के अंदर जो घटना हुई थी उसको लेकर के जैसा बयान आया था, उसके बाद भी क्या माना जाए कि इन लोगों के व्यवहार में कोई बदलाव आएगा? एक बदलाव आएगा, निश्चित रूप से आएगा। अभी देखिए राज्यसभा में भी बहुमत अब नहीं है, तो थोड़ा भाजपा को भी सोच समझ के राजनीति करना चाहिए। उनका जितनी उम्मीद वो कर रहे थे उतनी सीटें नहीं आई,
तो थोड़ा विपक्ष की सुनना चाहिए, उनको सुनना पड़ेगा, और विपक्ष की सुनेंगे तो एक अच्छा वातावरण बनेगा। मेरा तो यही कहना है उनसे कि एक तरफा राजनीति नहीं चलती, कुछ सालों से चल रही थी लेकिन अब नहीं चलेगी, तो उनको भी थोड़ा गंभीरता से इसमें सोचना चाहिए। ये बार बार और लगातार ये देखा जा रहा है पिछले एक दशक से कि जो तमाम मुद्दे हैं, भाई आज की तारीख पे पिछले कुछ समय से कश्मीर में जिस तरीके से आतंकवाद का स्वरूप दिख रहा है, लगातार जवान शहीद हो रहे हैं, सेना के अधिकारी शहीद हो रहे हैं, उनको लेकर के बयान नहीं आता है। लेकिन जहां पर भी सियासत दिखती है वहां पर बयान आ जाता है। आखिर इसको ये जो राजनीति है, ये कौन सी राजनीति है? क्या आप लोग, चूंकि एक लंबा एक्सपीरियंस हो गया आप लोग का, अभी आपने अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया, क्या वो जो भाजपा का स्वरूप था उस समय भी इस तरीके से चीजें चलती थी कि जो भावनात्मक चीजें होती थी, जो जो जिन चीजों से भावनात्मक जुड़ाव होता था उस पर भी सियासत की जाए, उस पर भी राजनीति की जाए, और वो भी एक ऐसी राजनीति जो बिना सिर पैर के हो, बिना किसी तथ्य के, बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के कोई भी चीज झूठ के रूप में परोस दी जाए? देखिए, हमारे सूचना तंत्र को और मजबूत बनाना पड़ेगा, जिससे कि हमारे फौज पर हमले ना हो। सूचना तंत्र में कहीं कमी रहती है, इसकी वजह से इस तरह की दुर्घटना घटती है। दूसरा, डिप्लोमेटिकली भी हमको इन समस्याओं को समझना पड़ेगा और उसमें कुछ फैसले लेने पड़ेंगे। और हम वहाँ कश्मीर में जितना विकास कराएंगे उतना आतंकवाद वहाँ कम होगा। तो विकास का एक काम तो शुरू हुआ है, मैं उसकी सराहना करता हूँ, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है, और करें तो हम आतंकवाद पर काबू पा सकते हैं। जी, एक चीज और बस मैं पूछ लूं आपसे, जब कश्मीर का चूंकि जिक्र आ गया, अभी हाल में जिस तरीके से अधिकारों को परिवर्तित किया गया कि अब मुख्यमंत्री की कोई भी फाइल जो होगी वो पहले एलजी के पास जाएगी तभी आप कुछ कर सकते हैं, सेम दिल्ली का मॉडल वहां भी लागू किया जा रहा है। क्या ये मॉडल जो है, ये जो इस तरीके का पैटर्न जो बनाया जा रहा है, उससे कश्मीरियत जो है वो प्रभावित नहीं होती है? कश्मीर के लोग इससे आपसे दूर नहीं होते हैं? देखिए, एलजी को वहां भेजा गया है कि कश्मीरियत प्रभावित ना हो। एलजी को दिल्ली में भेजा गया है कि दिल्ली वासियों का जो कल्चर है वो प्रभावित ना हो। तो एलजी के जाने से कोई ऐसा प्रभावित वहां नहीं होगा। एक सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से इस तरह का कोई फैसला लिया होगा। और एलजी अगर है तो इसमें आपत्ति क्या है? अगर हम सही हैं और सही काम कर रहे हैं तो एलजी एक हो या दो हो, हमें क्या फर्क पड़ता है? हम अपना नहीं, काम लेकिन करें। दिल्ली में तो सर उसका प्रभाव दिखता है ना, किस तरीके से मुख्यमंत्री और एलजी के बीच में लगातार लड़ाई चलती रहती है। कोर्ट का आदेश आता है, कोर्ट के आदेश को पलटने के लिए अध्यादेश ला दिया जाता है, सारे पावर अपने हाथ में रखने के लिए, सारा अधिकार अपने हाथ में रखने के लिए। इस सारा अधिकार एलजी के पास नहीं होता है भाई। जो मुख्यमंत्री, उसके पास भी अधिकार है, विधानसभा लेके बैठा है, मुख्यमंत्री है, उसके पास भी बहुत पावर होते हैं। और ये जो टकराव है अनावश्यक है, इसको टाला जा सकता है और उसको टालना चाहिए। ये मुख्यमंत्री के ऊपर है। एलजी तो जो गाइडलाइन है उससे काम करेगा, लेकिन जो चुनी हुई सरकार होती है ये उसका दायित्व होता है। अपनी कमजोरियों को एलजी के माथे पर डालना ये भी उचित नहीं है। इसलिए जी एलजी अगर पोस्ट है तो उसमें कोई बुराई नहीं। जी, चलते चलते अंत में मैं आपसे मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर के भी, संदीप सर और विवेक सर, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं सर से, आप जब भी बताइएगा तो वो मैं, अच्छा, मैं मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर के एक सवाल आपसे पूछ लूं कि जी मध्य जी। प्रदेश में अभी जिस तरीके की हार मिली लोकसभा चुनाव में, उसके बाद कांग्रेस अब वहां पर किस तरीके से तैयारी कर रही है? क्या कुछ तैयारियां उनकी वहां पर चल रही हैं? मध्य प्रदेश में कुछ बदलाव होने के आसार हैं? भाई साहब देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं, और मैं नहीं, बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता, बहुत सारे नेता अ, इस बात को मानते हैं, दबी आवाज में मानते हैं, मुखर होकर बहुत कम लोग बोलते हैं। मैं तो शुरू से बोल रहा हूं, बोलता रहूंगा। कोई भी पार्टी है ये ऊपर से नहीं चलती है, नीचे से चलती है। अगर हम कांग्रेस पार्टी को दिल्ली से चलाएंगे तो नहीं चलेगी, अगर हम भोपाल से चलाएंगे तो नहीं चलेगी। पार्टी बूथ से चलती है, पार्टी पंचायत से चलती है। जो बूथ वाले कहें आप उनकी सुनिए, जो पंचायत वाले कहें आप उनकी सुनिए, आपके कार्यकर्ता जो कह रहे हैं उनकी सुनिए, पार्टी अपने आप खड़ी होगी। पर ऐसा कांग्रेस में कम होता है। इसी का परिणाम ये है
कि आज 20 साल से हम लोग विपक्ष में हैं और अब अभी कुछ इस तरह विचार चल रहा है कि विकेंद्रीकरण हम संगठन का करें, और अगर वो होता है तो बहुत अच्छी बात है, इसके अच्छे परिणाम आएंगे। पर मैं एक बार फिर कहूंगा कि पार्टी ऊपर से न कभी चली है न चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण सर आपका हम लोग के साथ जुड़ने के लक्ष्मण लिए, जी, देने के लिए। मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाह रहा था। एक और सवाल जी है। जी जरूर जरूर पूछिए। लक्ष्मण सिंह जी, जैसे मैं राजस्थान में हूँ, लगभग उत्तर भारत में किसानों पे लगातार खेती घाटे का सौदा होती जा रही है। मध्य प्रदेश की भी शायद यही स्थिति है। तो मध्य प्रदेश में का किसान अभी किस तरह से सोच रहा है और वो भाजपा की गवर्नमेंट का कैसे विरोध करेगा? देखिए, क्या कोई वहां किसान आंदोलन की संभावना दिख रही है? देखिए अभी किया था, हमारे पार्टी के लोग तो आंदोलन करते रहते हैं। देखिए एक चीज है, ये दवाई के दाम, बीज के दाम ये इतने बढ़ गए हैं कि खेती में बहुत नुकसान होने लगा। फिर एक कंपोजिट एग्रीकल्चर नहीं हो पा रहा है। हम एक फसल को बो रहे हैं, काट रहे हैं, उसके साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, मुर्गा मुर्गी पालन, बकरा बकरी पालन ये नहीं होता है। एलाइड एक्टिविटीज जो होना चाहिए वो नहीं हो रही हैं, क्योंकि उसके लिए बैंक लोन नहीं दे रहे हैं। अब पहले डेयरी का लोन आसानी से मिल जाता था, आज डेयरी का लोन लेने के लिए आदमी को 50 चक्कर बैंक के लगाने पड़ते हैं। तो ये सुविधा नहीं मिल रही, इसकी वजह से किसान को और नुकसान हो रहा है। इसलिए खेती को अगर लाभ का धंधा बनाना है, और शिवराज सिंह जी अब केंद्रीय कृषि मंत्री बने हैं, उनसे हम उम्मीद करते हैं। वो 15 साल से कहते रहे कि हम लाभ का धंधा बनाएंगे बनाएंगे, बना नहीं पाए, लेकिन अब वो केंद्र ने उन्हें फिर एक मौका दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि वो खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे। एफपीओस का एक अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छी स्कीम है, फार्मर प्रोडक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन का, एफपीओस का, जिससे कि किसान अपना उत्पाद बनाएगा और उसको केंद्र सरकार बेचने में मदद करेगी। अच्छी स्कीम है। लेकिन एफपीओ जो हैं, जो रजिस्टर हुए हैं, उसमें मध्य प्रदेश के बहुत कम हैं। तो उनको एफपीओ को बढ़ाएं। एफपीओ क्या है अभी गांव में किसी को पता नहीं है, इसका प्रचार प्रसार नहीं है। तो प्रचार प्रसार करें और इस तरह की गतिविधि होगी तो किसान आर्थिक रूप से मजबूत होगा। जी बस सर, वैसे तो मैं विदा दे रहा था आपको, लेकिन एक सवाल मेरे मन में और आ गया, अभी मुझे याद आया। पिछले 15-20 दिन से लगातार खबर आपको लेकर के चलाई जा रही थी कि आप बहुत जल्द भाजपा में जा सकते हैं। आपके भी कुछ लोगों ने ऐसा दावा कर दिया था। बिल्कुल नहीं भाई साहब, मैं कांग्रेस में रहूंगा, पर मेरी बचपन से आदत है कि मुझे जो ठीक लगता है मैं बोलता हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि मैं पार्टी के थोड़ा बहुत नेतृत्व के खिलाफ भी बोल देता हूँ, जो बोलना नहीं चाहिए। ये अनुशासनहीनता होती है, और मैं पार्टी का आभारी हूँ कि वो मेरी बात सुन रही है और इसको अनुशासनहीनता नहीं मान रही है। मैं सभी नेताओं का सम्मान करता हूँ और मैं कांग्रेस पार्टी में रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर मैं अलग से आपसे कभी समय लूंगा, उस पर बात होगी विस्तार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।